चलो मित्रों, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज हम अकाउंटिंग के स्टार्ट करने वाले। बेसिकली आज हमारी अकाउंटिंग की क्लास जो है बिल्कुल फ्रेश होने वाली है और इसके जो बेसिक्स हैं मैं आप लोगों को पहले क्लियर करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि बेसिक हैं, जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आगे के अकाउंटिंग को, आगे के प्रोसीजर को सीखने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी सभी बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 11th के बच्चों के लिए ज़रूरी है। क्लास 11th के लिए तो ज़रूरी है ही है क्योंकि पहली क्लास है उनकी। लेकिन जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि बीकॉम कर रहे हैं, जो कि क्लास 12th में हैं, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स तो बेसिक्स हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है जी। चलो जी, एक बार थम्स अप दे दो मुझे और स्टार्ट करते हैं फिर आज अकाउंटिंग। देखो भाई, स्टार्ट करेंगे कैपिटल से। अच्छा, एक बात बताओ कि मान लीजिए कि धोनी भैया हैं हमारे। ठीक है, धोनी है। अब धोनी रिटायर हो गया तो धोनी को ज़रूरत पड़ी कि वो रिटायरमेंट के बाद कुछ करे, कुछ तो करना है। तो वो गया सचिन तेंदुलकर के पास। सचिन तेंदुलकर के पास जाने के बाद उसने बोला कि पाजी मेरे को बताओ, कुछ तो मैं करूँगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है मेरे को, खाली तो बैठ नहीं सकता। तो पाजी ने बोला बिज़नेस स्टार्ट कर ले। अब धोनी ने सवाल पूछ लिया, पाजी बिज़नेस क्या होता है? तो बिज़नेस सुन लो पहले, सबसे पहले कि बिज़नेस क्या होता है। तो पाजी ने बताया कि बिज़नेस होता है कि बिज़नेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रिया, ऐसी आर्थिक क्रिया को बिज़नेस कहते हैं जिसमें जिसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि माल को ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। और सिर्फ माल को ही नहीं, वस्तुओं और सेवाओं को। गुड्स किसको बोलते हैं? वस्तुएं, यानी कि कोई भी वस्तुएं जो कि हम जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि टेंजिबल फॉर्म में होती है। टेंजिबल माने जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज क्या होती है बताओ? सर्विसेज वो होती है जिसको हम छू या देख नहीं सकते, लेकिन जिसका सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मूवी देखने गए, मान लो कौन सी मूवी देखने गए? राधे मूवी देखने गए, है ना। अब राधे मूवी में जाके आपने टिकट लिए, तो टिकट आपने किस चीज़ के लिए? अब आप कहोगे जी मैंने तो टिकट ले रखी है, पैसा खर्च कर रखा है, तो मैं तो पर्दा फाड़ के ले आऊँगा, मैं तो कुर्सी घर पे ले आऊँगा, या मैं तो अपनी कुर्सी पे अपना नाम लिखाऊंगा कि इस पर कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ मैं ही बैठूंगा। तो ऐसा नहीं होगा ना। सिर्फ आपने उसको यूज़ करने का, आपने उसकी सेवाएँ, थिएटर की सेवाएँ लेने के लिए ही उसको पैसे दिए गए हैं। लेकिन गुड्स में क्या होता है? गुड्स में ऐसा नहीं होता। गुड्स में हम ओनर बन जाते हैं, यानी कि मालिक बन जाते हैं। मान लो मैंने कोई भी चीज़ सामान परचेज़ किया, है ना। मान लो मैंने बिस्किट परचेज़ किए, तो सिर्फ ना ही उसका यूज़ मुझे मिला। मान लो मैंने कोई साइकिल परचेज़ कर ली, ना ही मुझे उसका यूज़ मिला है, बल्कि इसकी ओनरशिप भी मिल गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको किसी को भी आगे फर्दर बेच सकता हूँ, गाड़ी को आगे फर्दर किसी को भी सेल किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी का सिर्फ यूज़ करूँगा, आगे मैं उसको बेच सकता हूँ, मैं उसको चाहे दिल चाहे तो मेरा मैं तोड़ भी सकता हूँ, मतलब उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उसके साथ क्या करूँ। ठीक है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। अब सर्विसेज में ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि भाई मैंने तो टिकट खरीदी है और ये थिएटर अब मैं आज के बाद मैं किसी को बेच रहा हूँ और थिएटर बेचा है आप, ऐसा नहीं होता ना। तो सर्विसेज वो होती हैं जो कि आपने एक बार उनके ऊपर पैसा खर्च किया, तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे मान लो बस में आप चढ़े, तो बस में आप चढ़ के ये तो नहीं है कि ज़िंदगी भर बस में घूमते रहोगे, नहीं ना। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपके पास वो उसका यूज़ आ जाता है। बेसिकली आपके पास ओनरशिप नहीं आती, मालिकाना हक नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का बीच का डिफरेंस है। तो भाई बिज़नेस क्या हो गया? बिज़नेस हो गया यानी कि ऐसी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लो अब क्या होती हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जिनको करने से, बेसिकली दो तरीके की एक्टिविटी होती है, ये समझ लो। एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। राइटिंग का थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी ऐसी आ रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वो सारी एक्टिविटी जिनको करने से हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, जिनको करने से, वो सारी एक्टिविटी जिनको करने से हमारे पास मनी आएगा, वो हमारी होती हैं कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जिनको करने से पैसा नहीं आएगा। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल मैं ले लूँ, मान लो रिक्शा वाला है, रिक्शा चला रहा है, ठीक है, किस लिए चला रहा है? मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी हो गई? अगर वही रिक्शे वाला अपनी ही फैमिली को बैठाकर कहीं पे छोड़ के आ रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। उसके बाद देख लेते हैं, मान लो टीचर है, टीचर अगर स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहा है, ठीक है ना, उसकी फ़ीस ले रहा है, ठीक है,
उसकी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसकी सैलरी चार्ज कर रहा है, तो वो क्या हो गई आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। वही टीचर अपने घर में अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, वहाँ से उसे कोई भी फाइनेंशियल, कोई भी पैसों से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। तो वो सारे एक्टिविटीज़ जो कि समाज के भले के लिए की जाती हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। तो बिज़नेस क्या है, अब बेसिकली समझ लो कि बिज़नेस क्या है। बिज़नेस इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ध्यान रखना, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो कि फ़ायदे के लिए की जा रही है। किस लिए किया जा रहा है, टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें ध्यान रखना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बिजनेस क्या है, बिजनेस इज़ अ इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय या विक्रय करते हैं। अब एक काम करेंगे, अभी ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी एक क्लास रख देंगे, जिससे कि उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से उनके टर्म्स जो हैं समझ में आ जाएंगे। अभी तो काफ़ी मिक्स आप लोग पढ़ो, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो बिज़नेस समझ लिया भाई धोनी ने, अब बिज़नेस करना शुरू कर दिया। बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसा बिज़नेस में लगाया, बिज़नेस को चालू किया, बिज़नेस जिस पे रन करेगा, मान लो 1 लाख रुपया लगा दिया बिज़नेस में, ठीक है, और साथ में कुछ फर्नीचर पड़ा था उसके पास, कुछ ऑलरेडी फर्नीचर पड़ा था धोनी के पास, तो उसने वो फर्नीचर यूज़ कर लिया अपने बिज़नेस में, ठीक है। कुछ एक आधी गाड़ी पड़ी थी उसके पास, कार पड़ी थी, तो वो कार यूज़ कर ली उसने अपने बिज़नेस में। तो जो भी पैसा लगाया बिज़नेस में, जो भी आइटम्स लगाई, जो भी, या तो कैश लगाओ या फिर कोई भी काइंड, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है बिज़नेस में, बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा आपका, वो कैपिटल कहलाई जाएगी। हिंदी में बोले तो पूंजी कहलाई जाएगी। भाई यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा जी, उसके बाद अगर मान लो फ्यूचर में इसको ज़रूरत पड़ी कि जो इसने 1 लाख रुपए लगाया था और फर्नीचर लगाया था जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी, कार लगाई थी जिसकी कीमत मान लो 5,000 रुपये थी, 5,000 रुपये की कौन सी गाड़ी आती है, 50,000 रुपये मान लो, चलो ठीक है भाई। तो अगर मान लो इसको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी और धोनी को गिफ्ट देना विराट कोहली को, उसका बर्थडे है, तो उस केस में इसको ज़रूरत पड़ी कि यार कुछ पैसा निकाल लूँ मैं, ठीक है, कुछ पैसा निकाल लूँ। तो इसने मान के चलो 15,000 रुपये निकाल लिया, बिज़नेस में लगाया था 1 लाख रुपये, 15,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो इसको 15,000 रुपये को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्राइंग्स। ठीक है भाई, क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो ओनर, जो बिज़नेस का मालिक पैसा निकाल लेता है बिज़नेस से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, मान लो बीच में इसने 15,000 रुपये निकाल लिए थे, इसके पास फिर से कहीं से पैसे आ गए और इसने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और 2 लाख रुपये लगा दिए बिज़नेस में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 लाख रुपये को, इसको बोलेंगे कैपिटल। कौन सी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, यानी कि एडिशनली इसने लगाई है, एडिशनल कैपिटल इसने बिज़नेस को रन करने के लिए लगाई है, साल के बीच में या कभी भी बीच में, ठीक है। जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी, कैपिटल तो सारी हैं बेसिकली, ठीक है ना, ये देख लो, कैपिटल तो सारी हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में लगाई गई थी बिज़नेस को शुरू करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एट दी बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में। और इसको क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। और एंड में, अंत में जो बच जाएगी, जो आएगी, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एट दी एंड। क्लियर है भाई बात, ये बात क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, चुन्नू मुन्नू बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। अब आगे समझते हैं हम, ड्राइंग्स हो गई हमारी, अब आगे समझते हैं हम कि बिज़नेस शुरू किया। अच्छा, बिज़नेस शुरू करने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि मान लो फर्नीचर की ज़रूरत पड़ी, और ज़्यादा फर्नीचर की ज़रूरत पड़ी, टेबल वगैरह, कुर्सी वगैरह, मेज़ वगैरह, ठीक है ना। मान लो मोमोज़ की शॉप लगाई उसने, अब मोमोज़ की शॉप लगाने में और भी फर्नीचर की ज़रूरत पड़ी, और भी बर्तन वगैरह आए, सामान वगैरह आए, ठीक है ना। तो सब कुछ मिला के मान लो 10,000 रुपये और उसमें लगा दिए फर्नीचर ख़रीदने में। कार ख़रीद ली एक और अच्छी बढ़िया सी, ठीक है, तो 1 लाख रुपये उसमें लगा दिए, और भी कोई सामान ख़रीद लिया, मिसलेनियस कोई भी आइटम ख़रीद ली। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमने ख़रीदी हैं लॉन्ग पर्पस के लिए, लंबे समय के लिए जिनको ख़रीदा गया है, जिनका मकसद क्या है, हमारे बिज़नेस को ग्रो करेंगे, ठीक है। और एक और बात, जिन पे हमारा हक है, मालिकाना हक है, जिसके हम ओनर बन गए, तो उसको, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को बोला जाता है एसेट्स। क्या बोला जाता है, एसेट्स। अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, यानी कि हमारी संपत्ति है। क्लियर है भाई। अच्छा, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब एसेट्स जो होती हैं हमारी बेसिकली, वो दो भागों में डिवाइड होती हैं। एक तो एसेट्स होती हैं हमारी करंट एसेट्स, ठीक है, बिजली वाला करंट नहीं है ये। और दूसरी क्या होती है हमारी
नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। एक तो करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। अब ध्यान रखना कैसे इनको अलग अलग पहचानेंगे कैसे। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर, जो कि विद इन 1 ईयर, जो कि एक साल के अंदर अंदर हमें पैसों में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगी, यानी कि जो हमें पैसों में कन्वर्ट होकर दे देंगी, पैसा दे देंगी हमें, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर पैसों में नहीं कन्वर्ट होती, जिनकी लंबे समय के लिए ख़रीदा जाता है। अभी आप समझ गए होंगे एग्जांपल इसका, खुद ब खुद आप बोलेंगे कि फर्नीचर है, ठीक है, लंबे समय के लिए ख़रीदा था, लंबे समय तक हमारा साथ निभाएगा, ठीक है, और इतना जल्दी ख़रीदा भी नहीं जाता, मतलब इनको इतने इस तरीके से नहीं ख़रीदा जाता। जैसे बिल्डिंग है, मान लो बहुत फ्लैट ख़रीद लिया हमने, ठीक है, ऑफिस ख़रीद लिया हमने, तो ये जो सामान ख़रीदा जाता है, ये जो एसेट्स ख़रीदी जाती हैं, ये इनका पर्पस क्या होता है, इस माइंडसेट से खरीदी जाती है कि लंबे समय के लिए खरीदी जाती है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि 6 महीने के लिए खरीदा बेच दिया, ठीक है। लेकिन ये जो करंट एसेट्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं, वो एक साल से कम टाइम में, यानी कि उनकी वैलिडिटी एक साल तक होती है, एक साल से कम टाइम में हमें पैसों में कन्वर्ट होकर मिल जाती हैं। जैसे कि मान लो सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, कहीं पर ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। तो इन्वेस्टमेंट कर दी हमने कहाँ पर, शॉर्ट टर्म में, ध्यान रखना है इस बात को। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बात ना समझ में आ रही है तो फटाफट से पूछ लेना। अगर शॉर्ट टर्म में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, और वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कौन सी है, एक साल तक की है, यानी कि एक साल तक हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, हमने पैसा लगा दिया, तो एक साल के बाद मान लो 10,000 रुपये लगाया, ठीक है, तो एक साल के बाद हमें कितना मिल जाएगा, मान लो बढ़ के 12,000 रुपये मिल रहा है, एज्यूम करके चलो, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर मिल गया ना ये, तो ये क्या है, करंट एसेट्स थी हमारी, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाई जाएगी, करंट एसेट्स कहलाई जाएगी। अच्छा, अब मान लो धोनी साहब खरीदने गए, सामान तो चाहिए मोमोज़ वगैरह बनाने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह, आटा वगैरह, बहुत सारा सामान चाहिए, सामान खरीदने गए, तो जो ख़रीदारी की उसको क्या बोलेंगे, परचेजेस। क्या बोला जाएगा, परचेजेस, ठीक है। जो भी सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, गुड्स माने सामान, तो सामान जो भी खरीदा उसको क्या बोला जाएगा, परचेजेस बोला जाएगा। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, वो पैसे लेके गए थे, लिमिटेड पैसे लेके गए थे, मान लो 50,000 रुपये लेके गए थे। अब वहाँ पर अचानक से ज़रूरत पड़ेगी 70,000 रुपये की, सामान आ गया 70,000 रुपये का, तो उन्होंने कहा 50,000 रुपये तो कैश हैं, बाकी 20,000 रुपये बाद में दे दूँगा, तो ये जो 20,000 रुपये का उधार पे सामान परचेज़ किया, इसको क्या बोलेंगे, उधार पे सामान परचेज़ किया, क्रेडिट पे परचेज़ किया, तो इसको क्या बोला जाएगा, वो हमारा दुकानदार कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। यानी कि क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम सामान उधार पे परचेज़ करते हैं। ध्यान देना, जिससे हम उधार पे माल परचेज़ करते हैं वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर। मान लो एग्जांपल ले लो, धोनी ने किसी से, मान लो युवराज से माल परचेज़ किया, उधार पे कर लिया 20,000 रुपये का, ठीक है। तो युवराज सिंह धोनी का कौन कहलाया जाएगा, क्रेडिटर। क्या कहलाया जाएगा, क्रेडिटर। युवराज सिंह माल बेच रहा था, ध्यान रखें इसको, युवराज सिंह कौन था, सेलर था, ठीक है भाई मित्रों, ध्यान रहेगा। युवराज सिंह कौन था, सेलर था, और धोनी कौन है, परचेजर है, ठीक है, जिसने उधार पे माल खरीदा है। धोनी कौन है, बायर है, धोनी बायर है, और युवराज सिंह कौन है, सेलर है, जिसने उधार पे माल बेचा है। तो धोनी और इसके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, युवराज सिंह कौन हो गया, क्रेडिटर माने जिससे हमने उधार पे माल ख़रीदा है, तो 20,000 रुपये के लिए वो हमारा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब धोनी आके क्या बेचने लग गया, मोमोज़ बेचने लग गया। तो एक पर्सन आया एक दिन, उसने कहा कि भाई धोनी भाई मुझे पार्टी करनी है घर में, और 1,000 रुपये के मोमोज़ चाहिए। उसने बोला ठीक है ले जाओ। तो उसने कहा अभी पैसे नहीं है लेकिन, तो उसने कहा चलो ठीक है यार, इसको उधार पे माल बेच देता हूँ। अब धोनी उधार पे माल बेच रहा है, यानी कि धोनी सेल कर रहा है उधार पे माल। तो धोनी कौन हो गया, धोनी हो गया क्रेडिटर, और जो बंदा उधार पे माल लेकर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, डेटर। क्या बोलेंगे, डेटर, DEBTOR। स्पेलिंग यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, DEBTOR, डेटर। बी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको, डेटर बोला जाएगा। डेटर कौन है, जो उधार पे माल हमसे लेकर गया है। अच्छा, ये कल को हमें पैसे देगा, है ना। इसकी जो मैक्सिमम अवधि होती है वो 1 ईयर की होती है। कितने ईयर की होती है, 1 साल की होती है।
अब ये कल को हमें पैसे देगा, यानी कि इससे जो भी पैसे आएंगे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा कौन हो गया, डेटर हमारे कौन होते हैं, करंट एसेट्स। ध्यान रहेगा कौन होते हैं, करंट एसेट्स। क्यों, क्योंकि ये भी तो किस में दे रहा है हमें पैसे, कैश में दे रहा है। कैश माने जल्दी से जल्दी हमें पैसे तो मिल जाएंगे, चाहे हमारे बैंक अकाउंट में दे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे, लेकिन फिर भी ठीक है हमारे पास सोर्स तो आएगा, मनी का सोर्स तो आया, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन होता है, करंट एसेट्स होता है। डेटर हमारा करंट एसेट्स होता है, ध्यान रखना। अच्छा जी, तो क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन सा एसेट्स होता है, क्रेडिटर एसेट्स नहीं होता। अभी देखो बताता हूँ मैं, क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी क्या भला होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं, उन आइटम्स को लायबिलिटी कहा जाता है जो कि हमें देनी है दूसरों को, यानी कि जो कि उधारी एक तरह से कह सकते हैं, हमारे सर पे है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे बिल्स थे, बिल है हमारे सर पे, हमने पे नहीं किए अभी तक, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और रेंट है, हमने रेंट देना है, ठीक है ना। और लोगों को सैलरी, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हमने सैलरी देनी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, लायबिलिटीज़ हैं। क्या है, लायबिलिटीज़, यानी कि हमारी उधारी है, यानी कि हमारा ऑब्लिगेशन है, हमें पूरा करना है। तो क्रेडिटर भी कौन हो गया, हमारा लायबिलिटी हो गया, यानी कि क्रेडिटर को भी तो हमें पैसे देने हैं ना। अच्छा, तो जिस तरीके से एसेट्स को हमने दो भागों में बांटा था, उसी तरीके से लायबिलिटी भी दो भागों में बटेगी। कौन कौन सी, एक तो करंट लायबिलिटी, एक तो करंट लायबिलिटी, ठीक है, और एक नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसका भी रूल बिल्कुल सेम सा ही है एक तरह से देखा जाए तो। कैसा है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है, यानी कि जिसकी लिमिटेशन 1 ईयर होती है, 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग बिल हो गए, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग माने जो भी देने बाकी हैं, बिल्स हो गए, सैलरी हो गई, ठीक है, जो कि लंबे समय तक अवधि नहीं होती इनकी। जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए जिनको हमने पे करना है, जिनसे हम उधार पे माल परचेज करके लाए थे। क्लियर हो रही है भाई बात। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारे डिबेंचर्स हो गए, अभी आगे पता चलेगा क्या होते हैं, क्या भला होती है, ठीक है। और हमारे कौन हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, शेयर्स हो गए, ठीक है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है भाई। या फिर अदर कोई भी लायबिलिटी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, जो कि लंबे समय के लिए है, जैसे कि हमने लोन ले रखा है, कोई भी लोन ले रखा है, लंबे समय के लिए ले रखा है, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आता है। तो भाई ड्राइंग्स हो गया तुम्हारा, लायबिलिटीज़ हो गई, करंट लायबिलिटीज़ हो गई, एसेट्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं हम। मान लो धोनी अब बिज़नेस कर रहा है, तो बिज़नेस करने में उसको बहुत सारे खुद के खर्चे नहीं हो रहे, खर्चे भी तो हो रहे हैं बहुत सारे। कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि देखो अभी हमने बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है, ठीक है, और रेंट देना पड़ रहा है, कहीं पे दुकान ली किराए पे, रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और जब भी कहीं पे मोमोज़ का सामान ख़रीदने जाता है तो वहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाते हैं, उसके खर्चे हो जाते हैं, ठीक है ना, आने जाने का भाड़ा हो जाता है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो हैं धोनी को, माही को बियर करने पड़ते हैं, जिसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे भी इंग्लिश में एक्सपेंसेस ही बोला जाता है, हिंदी में उसे बोला जाता है व्यय, ठीक है। अभी हिंदी वाले बच्चे घबराना नहीं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द क्लास का इंतज़ाम होगा, तो उनके लिए भी देख लेंगे। अच्छा भाई, इनकम क्या होती है, मान लो मैंने 100 रुपये का माल 20 रुपये का प्रॉफिट जोड़ के 120 रुपये में बेच दिया। मान लो धोनी ने 100 रुपये के मोमोज़ थे, 20 रुपये प्रॉफिट कमाया, 120 रुपये में मोमोज़ बेच दिए। तो ये जो 120 रुपये हैं इसके पास आए धोनी के पास, तो ये क्या है, हमारी इनकम है, ये धोनी की क्या है, इनकम है, इनकम बोला जाएगा। अच्छा, जो ये 20 रुपये हैं इसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, इसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, जो कि किस में इंक्लूड होता है, सेल्स में। अब ये जो पूरे 120 क्या है, ये है सेल्स, यानी कि जो हमारे पास इनकम आई बेचने से, सामान बेचने से। तो ये जी क्लियर है बात। तो प्रॉफिट आपको समझ में आ गया, यानी कि जो भी सामान बेचने से, जो भी कॉस्ट से ऊपर हम सामान बेच देते हैं, जो भी हमारी कॉस्ट होती है, जो हमारी लागत होती है, उससे ऊपर अगर हमने सामान बेच दिया तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, 120 रुपये में बेच दी, तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, तो ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ ध्यान में रख लो, प्रॉफिट और गेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत बार कन्फ्यूजिंग है और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे इसमें, तो डिफरेंस नहीं कर पाते। एक तो होता है प्रॉफिट हमारा, है ना,
और एक होता है हमारा गेन। तो दोनों में फ़र्क क्या है, अब ध्यान से समझ लेना यहाँ पे कि प्रॉफिट क्या होता है। ध्यान से समझना, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन माने हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं कर रहे, जो हम बिज़नेस ऑपरेशन कर रहे हैं यानी कि बिज़नेस को चला रहे हैं, तो बिज़नेस को चलाने से, बिज़नेस एक्टिविटी करने से जो भी हमें क्या मिलता है, फ़ायदा मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो गेन क्या है, बिज़नेस एक्टिविटी के अलावा हमने कोई भी काम किया। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास पुरानी मोटर पड़ी थी, कोई मशीन पड़ी थी, वो मैंने क्या कर दी, सेल कर दी किसी को। ठीक है ना, मान लो हार्दिक पांड्या को सेल कर दी। अब हार्दिक पांड्या को सेल कर दी तो 100 रुपये की चीज़ मैंने उसे 30 रुपये एक्स्ट्रा में सेल कर दी, 130 रुपये में सेल कर दी। ठीक है, तो ये जो 30 रुपये था मेरा, ये है मेरा गेन, इसको क्या बोलेंगे, गेन। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारी बात आएगी लॉस की बात कर लेते हैं। अच्छा, यही सामान जो हम फ़ायदे में बेच के बड़ा खुश हो रहे हैं, 100 रुपये का माल अगर मैं 80 रुपये में बेच दूँ, तो ये जो कम वैल्यू हुई, 20 रुपये मेरे पास क्या हुआ, घाटा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो जो 20 रुपये का घाटा है, इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में तो घाटा ही बोलते हैं, अंग्रेज़ी में लॉस, इसी को तो लॉस बोलते हैं। यानी कि जो आपकी कॉस्ट थी, कॉस्ट कितने की थी, 100 रुपये की थी ना, 100 रुपये से कम में आपने माल बेच दिया। आपने कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। तो ये जो 20 रुपये का घाटा हुआ आपका, इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलते हैं। ठीक है, गुड्स मैंने आपको बता ही दिया, जो भी सामान हम परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अब उसके बाद आएगा स्टॉक किसे बोलते हैं, जो सामान सेल करने के लिए रेडी है, बिल्कुल जो सामान सेल्स करने के लिए रेडी है, जिसकी सेल्स की जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक भी हमारा एसेट्स होता है, स्टॉक भी हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, एसेट्स होता है। अच्छा, कौन सी एसेट्स होगी, करंट एसेट्स होगी या नॉन करंट एसेट्स होगी? जी हाँ, ये करंट एसेट्स होगी, ध्यान में रखना इस बात को। करंट एसेट्स में आता है स्टॉक हमारा। करंट एसेट्स में क्यों आता है भाई, क्योंकि स्टॉक भी तो पड़ा नहीं रहता ना ज़्यादा समय तक, बेचते रहते हैं ना हम, तो उसको भी 1 साल से कम की अवधि में हमें सेल करना होता है, सेल हो जाता है जनरली, तो उसको भी क्या बोलते हैं, इसलिए स्टॉक को क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है ये। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं सेल्स क्या होती है। सेल्स तो सिंपल ये समझ ही जाओगे, सेल्स क्या होती है, जो भी माल हमने बेचा उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, टोटल। अब सेल्स में दोनों चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या, कुछ माल आपने कैश में बेचा होगा कि भाई कैश में माल बेच दिया, कुछ माल आपने कैसे बेचा होगा, नॉन कैश बेचा होगा। नॉन कैश माने उधारी दे दी होगी किसी को, ठीक है ना, कोई आया होगा कि भाई उधार पे अभी पैसे कल दे जाऊंगा, तब दे जाऊंगा, और आपने उसको क्या बना लिया होगा, डेटर बना लिया होगा। अभी पढ़ा था ना डेटर, ध्यान में। तो ये क्या हो गया, सेल्स होगी। तो सेल्स 2 तरीके से होती हैं हमारी, एक तो होती है नॉन कैश में, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल, और एक होती है कैश सेल्स, जो हम कैश में करते हैं, यानी कि रोकड़ा ले लिया, पैसा ले लिया, सेल कर दी। क्लियर है भाई। अब आगे देखते हैं, उसके बाद डेटर्स हमने कर लिए थे, क्रेडिटर्स हमने कर लिए थे, वाउचर्स देख लेते हैं। ध्यान से देखना भाई, वाउचर्स क्या होते हैं। अब जो भी हम सेल परचेज़ करते हैं, कुछ स्लिप्स लेते हैं, बिल्स लेते हैं, ठीक है ना, या कहूँ मैं कि कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसे लेते हैं जो कि एविडेंस का काम करते हैं कि भाई इतनी तारीख को इस शॉप से मैंने इतने का माल परचेज़ किया, इतनी क्वांटिटी थी, ये था वो था, सबके साइन थे होते हैं। तो उसी को, डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं। मार्क वाउचर नहीं, वाउचर्स बोलते हैं। क्लियर होगी बात। वाउचर्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, जैसे कि स्लिप हो गई, इनवॉइस हो गया, ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो बिल हो गया। फ़ोन खरीद के लाए, फ़ोन के साथ लेके आते हो ना, बिल लेके आते हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे वाउचर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, बहुत काम आते हैं वाउचर, क्योंकि वाउचर ही तो हमें बताते हैं कि जो, अब मान लो घपला भी तो हो सकता है। धोनी ने अपने सर्वेंट को भेजा खरीदने के लिए माल, अब वो खरीद के लाया कितने हज़ार रुपये का, 30,000 रुपये का,
उसने बता दिया कितने हज़ार रुपये का माल आया, 50,000 रुपये का माल आया। तो इसकी ये जो चोरी है 20,000 रुपये की, जो इस माही के सर्वेंट ने चोरी की, ये पकड़ी कैसे जाएगी बताओ। तो ये जो, अब वो धोनी बड़ा चालाक है, वो कह देगा जी बिल दिखाओ मुझे। वो बिल दिखाएगा, बिल में तो कितने की एंट्री होगी, 30,000 रुपये की। अब वो उसकी खबर ले लेगा, वो कहेगा तू तो मुझे बता रहा था कि 50,000 रुपये का सामान आया है, यहाँ पे तो सामान सिर्फ 30,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपये कहाँ गए, आजा बेटा। तो वो फिर इस तरीके से फंस जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। फटाफट से देख लें हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जल्दी से फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। बिज़नेस के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोला जाता है जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं को खरीदना बेचना, सेवाओं को खरीदना या बेचना, वस्तु और सेवाएं दोनों, ठीक है ना। तो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना किस लिए, प्रॉफिट के लिए, यानी कि मनी कमाने के लिए, ठीक है ना, लाभ कमाने के लिए। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, बिज़नेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी, एक्टिविटीज़ दो प्रकार की होती हैं बिज़नेस के अंदर। एक तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो कि मनी कमाने के लिए होती है, एक होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो कि अदर पर्पज़ के लिए होती है, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होती है या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए होती है जिसमें अपना स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, मनी प्रॉफिट कमाना नहीं जुड़ा होता। कैपिटल हमने सीखी कि जो भी हम पैसा बिज़नेस को शुरू करने के लिए लगाते हैं या फिर बीच में बिज़नेस को रन करने के लिए लगाते हैं, जिस पैसे से बिज़नेस रन करता है, ठीक है, जो ऑनर मालिक अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पैसा लगाता है, बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है अमाउंट, उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग्स फिर हमने सीखा, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो कि मालिक ने निकाल लिया, बीच में निकाल लिया, उसको कोई भी ज़रूरत पड़ी, उसने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया, पूंजी में से कुछ पैसा निकाल लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेट्स किसे बोलते हैं, एसेट्स उन आइटम्स को एसेट्स बोला जाता है जो कि हमारे बिज़नेस में लंबे समय के लिए काम में आती हैं, यानी कि लंबे समय तक हम हमारी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, लंबे समय तक, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो हमारी संपत्ति होती है जिस पे हमारा अधिकार होता है, जिसके हम मालिक होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या था उसका, फर्नीचर हो गया, कार हो गए। एसेट्स को हमने दो भागों में बांटा था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से दो पार्ट्स थे बताओ, एक तो करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर हमें किस में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे, कैश में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर नहीं, लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि मान लो मैंने एफडी करा रखी है या फिर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या मुझे 5 साल से पहले पहले उसका रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो अगर मैंने तुड़वा भी ली वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन उसके अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे मुझे, तो वो क्या होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स में आती है वो, ठीक है। करंट एसेट्स में आएंगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगी, डेटर्स आएंगे हमारे जिनकी अवधि 1 साल से कम में होती है, 1 साल के से कम में ही हमें कैश में कन्वर्ट होकर मिल जाती हैं। उसके बाद हमने क्या देखे, परचेजेस देखे। परचेजेस क्या होते हैं, जो भी माल हम खरीदते हैं, माल माने गुड्स, सामान, जो भी सामान हम खरीदते हैं उसे परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस भी दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो क्रेडिट परचेज हो सकती है, ठीक है, यानी कि उधार पे माल खरीदा या बेचा गया। अच्छा, और क्या हो सकती हैं, कैश परचेजेस हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में धोनी भैया क्या करके लाए थे, कुछ माल 50,000 रुपये का माल, 50,000 रुपये का, टोटल 17,000 रुपये का माल खरीद के ले आए और उसमें से 50,000 रुपये कैश दे के आ गए, 20,000 रुपये उधार पे माल लेके आ गए। तो ये जो उधार वाले हैं ये हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। वो भैया दुकानदार हमारा क्या बन गया, जो सेलर था वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्लियर है, समझ में आ गई। इसी तरीके से बायर हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। अब धोनी से कोई भी उधार पे माल परचेज़ करके ले गया तो कल को वो पैसे रिटर्न करेगा, ठीक है ना, कल को पैसे देगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा। और डेटर क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो भी हमारा ओब्लिगेशन होता है, जो भी हमें दूसरों को देना है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि बिल्स हैं, अभी तक हमने चुकाए नहीं, हमें चुकाने हैं, ठीक है, हमने अपना ओब्लिगेशन पे करना है, तो ये क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी होगी। अच्छा, लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। सेम वही पंगा है उसका कि करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि 1 साल तक जिनकी वैधता होती है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमें उनको पे करना होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी होती है लंबे समय के लिए, जैसे कि लोन ले रखा है, अब लोन 5 साल में उतरेगा, मान लो 5 साल में लोन को पे करना है, ठीक है, तो क्या हो गई, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। उसके बाद हमने देखा एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए जो भी हमें खर्चे पड़ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, ट्रैवलिंग, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, खर्चे हैं।
तो ये बात थी, प्रॉफिट हमने समझ लिया था, इनकम समझ ली थी। गेन और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो भी पैसा फ़ायदा बिज़नेस एक्टिविटी को करने से हुआ, ठीक है, मान लो मेरा बिज़नेस है मोमोज़ का, धोनी का बिज़नेस है मोमोज़ का, मोमोज़ की रेडी है, तो वो उससे मोमोज़ बेचने से जो भी पैसा आएगा उसके पास, जो भी फ़ायदा आएगा, वो क्या कहलाया जाएगा? प्रॉफिट। अच्छा, उसने कोई बर्तन उठा के बेच दी, अपने मोटर बेच दी, कोई भी मशीन बेच दी, फ़ायदे में बेच दी, तो वो जो फ़ायदा हुआ वो क्या क्या कहलाया जाएगा? जिसमें उसका बिज़नेस नहीं था ना वो तो ऐसे ही प्रॉफिट में उसने कोई चीज़ बेच दी, तो वो क्या कहलाया जाएगा? गेन कहलाया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने बात की थी लॉस की। तो लॉस क्या होता है? जब हम माल कम पे बेच देते हैं लॉस होता है। ठीक है भाई। एसेट्स की बात की थी, जो भी हमारी संपत्ति होती है। सेल्स की बात की थी, दो तरीक़ों से होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, यानी कि उधार पे माल बेचोगे, और दूसरा तरीका कैश, भाई रोकड़ा दे के जा, नगद दे के जा पैसे। ठीक है ना। अच्छा, वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स हमारे होते हैं, अच्छा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया, चलो वाउचर बता देता हूँ फिर बताता हूँ। वाउचर क्या होते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, जैसे कि इनवॉइस हो गया, बिल हो गया हमारा, जो कि सबूत होते हैं कि माल कहाँ से ख़रीदा गया, कितने बजे ख़रीदा गया, कौन सी डेट को ख़रीदा गया, साइन होते हैं पार्टीज़ के, तो ये हमारे क्या कहलाए जाते हैं? वाउचर्स कहलाए जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, कि मान लो धोनी के पास एक सिलाई मशीन थी पुरानी, ठीक है ना, मशीन, अब उसकी कीमत जो थी मान लो वो 1000 रुपये की थी। तो धोनी ने सोचा यार ये पुरानी हो गई है, अब नई मशीन लूँगा तो किसको बेच दूँ? उनका विराट को बेच देता हूँ। विराट की वाइफ है अनुष्का शर्मा, उसको ज़रूरत थी इसकी, तो सिलाई मशीन उसने विराट से पूछ लिया, भाई लेगा? एक्चुअल में वो मशीन 5 साल पुरानी थी, 5 ईयर्स हो गए थे उस मशीन को, 5 साल हो गए थे। क्या वो 5 साल बाद मशीन 1000 रुपये की रह जाएगी? जी नहीं, वो 1000 रुपये की मशीन जो थी, अब वो मान लो 500 रुपये उसकी मार्केट में कॉस्ट रह गई। क्यों? क्योंकि पुरानी हो गई, उसमें टूट फूट हो गई, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अब ऑटोमेटिक मशीन आ रही है, वो बिल्कुल हैंड मशीन थी, है ना। तो अब वो 500 रुपये की मशीन रह गई। अब धोनी साहब चालाक थे, विराट को बेच दी कितने रुपये में? 600 रुपये में। तो यहाँ 100 रुपये का फ़ायदा हो गया देखा जाए तो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 1000 रुपये की मशीन थी और बेची कितने में? 600 रुपये में। तो यहाँ पे तो 400 रुपये का लॉस निकल के आ रहा है। अब भैया ये क्या बात है यार, यहाँ पे तो 400 रुपये का लॉस निकल के आ रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? 100 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ध्यान देना, ये जो अभी बात हुई थी ना हमारी गेन की, ये वही गेन है, वही गेन है। गेन अब कैसे निकलता है? मान लो आपने कोई सेल कर दी, क्या सेल कर दी? कोई भी एसेट सेल कर दी, तो गेन हो जाएगा आपको। आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा था, पता नहीं कितने रुपयों का था, वो आप जीत गए, मान लो 10,000 रुपये का था, वो आप जीत गए, तो ये 10,000 रुपये आपका गेन हो जाएगा। ठीक है ना। जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़ से आ रहा है वो आपका गेन है। अच्छा, अब एक बात समझना, 1000 रुपये की मशीन थी, 500 रुपये उसकी कॉस्ट रह गई। क्यों रह गई? काफ़ी रीज़न से रह गई, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई पुरानी हो गई, टूट फूट हो गई उसमें। तो ये जो 500 रुपये की उसकी कीमत में कमी आई, इसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही जवाब, लॉस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? लॉस। लेकिन ये इस लॉस का और भी तो कोई नाम होगा। इस लॉस का नाम होता है डेप्रिसिएशन। क्या नाम होता है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नज़र गड़ा के यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मिस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। डेप्रिसिएशन लगता है एसेट्स पे। क्यों? क्योंकि एसेट्स की जितनी भी वैल्यू, जो भी वैल्यू डाउन हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लो तुम्हारे पास गाड़ी आई 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की गाड़ी है तुम्हारे पास, ठीक है, खरीदी थी 2 लाख रुपए की। अब 10 साल बाद मान लो वो 50,000 रुपये में बिकी, उसकी मार्केट में वैल्यू बची 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 1.5 लाख रुपये का तुम्हें बैठे बैठे नुकसान हो गया 10 साल के अंदर, बैठे बैठे तो नहीं, मतलब यूज़ तो की है ऑब्वियसली। तो ये जो 1.5 लाख रुपये का नुकसान है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। इस नुकसान को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन केवल एसेट्स पे ही लगता है, ध्यान देना, ठीक है ना, एसेट्स पे ही लगता है डेप्रिसिएशन। यानी कि जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, अगर उनकी वैल्यू डाउन हो जाती हैं तो उसी वैल्यू डाउन होने को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्लियर है भाई? यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से थम्स अप बनाओ भाई। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ूँगा मैं, वरना आगे नहीं बढ़ रहे आज। जल्दी से बताओ भाई। डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, एसेट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी में से गेन निकल गया। अच्छा, धोनी की तरह चालाक है, मतलब वैसे तो उसको देखा जाए तो लॉस ही हो रहा था कि 1000 रुपये की चीज़ को, 1 मिनट लाल पेन कर लूँ, 1000 रुपये की चीज़ को
500 रुपये उसकी कॉस्ट रह गई थी, तो उसको एक्चुअल में देखा जाए अगर 500 रुपये में बेच देता विराट भैया को, अनुष्का शर्मा को, तो उसको 500 रुपये का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो उसने अपना लॉस कम कर लिया एक तरह से। कैसे कम कर लिया, उस 5 एक्चुअल में देखा जाए अब उसकी कीमत कितनी बची, 500 रुपये बची मार्केट वैल्यू। तो 500 रुपये की चीज़ को आज की डेट में मान के चलो, ये भूल जाओ कि वो 1000 रुपये की है, आज की डेट में मान के चलो कि वो उसकी जो वैल्यू है वो 500 रुपये है। तो 500 रुपये की चीज़ को उसने विराट को बेच दी 600 रुपये में, यानी कि यहाँ से उसने 100 रुपये का क्या कमा लिया, फ़ायदा कमा लिया। तो ये जो 100 रुपये का फ़ायदा था इसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब ओवरऑल देखा जाए तो उसका थोड़ा लॉस कम हो गया। कैसे, वैसे उसका लॉस होना चाहिए था 500 रुपये का, अब 100 रुपये उसने एक्स्ट्रा में बेच दी, तो देखा जाए तो उसका ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, 400 रुपये उसका ओवरऑल लॉस हुआ है। भाई यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़ी खिचड़ी पक गई है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा आप लोग समझ लेना और राइटिंग थोड़ा देख लेना गूगल से या फिर अपनी बुक से। लेकिन अगर कोई भी समस्या है तो मुझे जल्द से जल्द बता दो। अब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ, जल्दी करो भाई। देखो डिस्काउंट तो हमें नॉर्मल भाषा में पता ही है कि जो भी हमें छूट मिल जाती है किसी भी सामान को ख़रीदने में, तो उसी को डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट भी 2 तरीके से बंटते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, 2 तरीक़ों से डिस्काउंट बंटते हैं। एक तो बोला जाता है कैश डिस्काउंट, एक बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान में रहेगी बात, ट्रेड, TRADE, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट समझ लेते हैं। मान लो धोनी गया कोई भी सामान खरीदने, ठीक है, शर्ट खरीदने गया, अब शर्ट पे लिखा हुआ था 1000 रुपये, क्या लिखा हुआ था, 1000 रुपये, 1000 रुपये, और उसमें दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 200 रुपये का, 800 रुपये की शर्ट लेके आ गया। तो ये जो 200 रुपये का डिस्काउंट था, ये किस टाइप का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ सेल मिला उसे, एट द टाइम ऑफ सेल मिला, ठीक है ना। तो सेल करते टाइम जो सेलर होता है, जो डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब बारी आई 800 रुपये देने की, तो मैंने बोला 800 रुपये बाद में दूंगा, अभी पैसे नहीं हैं, अभी पैसे नहीं हैं मेरे पास, मैं बाद में दूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है बाद में दे देना। तो अच्छा जी, उसने डेट बताई कि मैं 20 तारीख को दूंगा, 20 तारीख भी आ गई, लेकिन 20 तारीख को उसने बोला, भाई दुकानदार ने कि यार तू मेरे पैसे दे, तू शर्ट लेके गया था अभी तक तूने पैसे नहीं दिए। बोला यार देख अभी मेरी बेटी का बर्थडे है, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे अभी, लेकिन मेरे पास 700 रुपये ही हैं, 100 रुपये कम है। तो दुकानदार परेशान हो गया। दुकानदार ने बोला यार चलो 700 रुपये तो आ ही रहे हैं ना, चल तू 700 रुपये दे, 100 रुपये चल मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये जो 100 रुपये छूट दे दी उसने धोनी को, इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। इसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। यानी कि जब हम सेटलमेंट में डिस्काउंट दे देते हैं। मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 10,000 रुपये, डिफरेंट कोई ले लेते हैं, 10,000 रुपये आपको किसी को देने थे। अब जिसको देने थे उसने मना कर दिया, उसने बोला कि आप मुझे सिर्फ 8,500 रुपये दे दो, ठीक है ना, बाकी 1,500 रुपये आपको फ़ायदा हुआ। तो ये जो फ़ायदा है ये डिस्काउंट तो कहलाया जाएगा, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट के टाइम पे आपको मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। ये कैसा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ें। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होता है, देखो इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी को बोला जाता है जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे करने से हमारे पास पैसा आता है, उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से बोलते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि आपके फादर हैं, फादर क्या काम करते हैं, बैंक में। तो बैंक में जो फादर हैं वो बैंक में जाते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्यों जाते हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्या मिलेगा उन्हें, उन्हें सर्विस के बदले में मनी मिलेगी, ठीक है ना। तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मान लो एक समोसे वाला है, ठीक है, समोसे वाला, तो समोसे वाला जो है समोसे बेचता है, उससे उसको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होंगी, जिसको करने से हमें पैसा नहीं मिलता। जैसे कि एक टीचर अगर खुद अपने बेटे को घर पे पढ़ा रहा है, उसका बेटा तो उसे पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और बताओ भाई कोई डाउट, कोई परेशान। अब देखो जी आगे देखते हैं फटाफट। अब अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ध्यान दो।
अकाउंटिंग का मतलब होता है जितनी भी ये हमने बातें की, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस देखी, ट्रांजैक्शंस का मतलब घटनाएं, जो भी घटनाएं हुई, जैसे कि किसी से माल लिया, किसी को माल दिया, कुछ भी जो भी बिज़नेस में हुआ उतार चढ़ाव, जो भी हमने रेंट पे किया, सैलरीज दी, कुछ भी हुआ, एसेट्स खरीदी, कुछ भी हुआ, ठीक है। अब उसको ठीक तरीके से रिकॉर्ड भी तो करना है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड करने से पहले क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे डेटा को। क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। समराइज़ करेंगे, यानी कि जो जैसी आइटम है उसको उसी वहीं पे भेजेंगे, ठीक है ना। अगर शाम का खाता है, यानी कि शाम का अकाउंट है, तो उसको उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी शाम अकाउंट में भेजेंगे। कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे कैश अकाउंट में भेजेंगे। और भी धोनी की जितनी आइटम है उसे धोनी में भेजेंगे। विराट की जितनी आइटम है उसे विराट में भेजेंगे। तो ये अलग अलग समराइज़ करना चीज़ों को, उसके बाद ऐसा डेटा को ऐसे बनाना कि वो प्रेजेंटेबल बन सके। क्या बन सके, प्रेजेंटेबल बन सके, यानी कि प्रेजेंटेशन की जा सके उसकी। अब मान के देखो, आपकी रिपोर्ट कार्ड है, आपकी रिपोर्ट कार्ड स्कूल से मिलती है, अगर वो रिपोर्ट कार्ड ना दी जाए और रिपोर्ट कार्ड के बदले में ऐसे ही आपको सुना के मार्क्स बता दिए जाएँ और बिल्कुल मिक्स होकर बताया जाए कि भाई देखो फ़लाने सोहन है उसको इतने नंबर मिले, धीरज है उसको इतने नंबर मिले, उसको इंग्लिश में इतने नंबर मिले, मतलब सब कुछ मिक्स करके बता दूँ तो मज़ा नहीं आएगा ना, समझ नहीं आएगा, और बताने वाले को भी समझ नहीं आएगा, और आगे घर पे जाके दिखा भी नहीं सकते हो कि भाई फ़लाने क्वेश्चन में मेरे को इतने नंबर मिले, इस क्वेश्चन में मेरे को इतने नंबर मिले, हिंदी के 5वें क्वेश्चन में मेरे को 1 नंबर मिला। डेटा होना चाहिए प्रेजेंटेबल। आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है हर एक सब्जेक्ट के, जैसे कि मैथ्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश है, सबके मार्क्स जो होते हैं अलग अलग प्रेजेंट किए जाते हैं। क्यों प्रेजेंट किए जाते हैं, ताकि देखने वाले को आसानी हो। तो इसी तरीके से कंपनी की जब भी रिपोर्ट कार्ड बनेगी, जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग, तो कंपनी को भी ज़रूरत पड़ती है कि वो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करे, जिससे कि उसको आसानी, ना ही उसको समझने में आसानी हो, भाई धोनी को भी तो समझना है ना कि उसके पास कितना माल आया, कितना माल गया, कहाँ से उसको फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से उसको लॉस हो रहा है। तो ये सारी बातें उसको भी तो समझनी है ना, कहाँ से उसका प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ कितना बच रहा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसके, तो ये बातें उसको भी तो समझनी है, उसको भी तो क्लियर होनी है, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, यानी कि जो भी कंपनी अकाउंट्स बनाती है, कोई भी बैंक्स हैं अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कंपनीज़ हैं अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, ठीक है ना। क्यों मेंटेन कर रही है, इसको ज़रूरी किया गया है सरकार के द्वारा। क्यों, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो भी हमारे क्रेडिटर हैं, ठीक है, वो हमें उधार क्यों देंगे, वो हमारी रिपोर्ट ही तो देख के देंगे कि भैया कल को पैसा देगा भी ये या नहीं, या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें देख के वो हमें पैसा देंगे उधारी पे, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी बहुत सारे हमारा खुद का मैनेजमेंट है, उसको भी एनालाइज़ करना है, उसको भी अपनी गलतियों का सुधार करना है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अच्छी तरीके से अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को देखे। तो इसीलिए रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, और उसके प्रोसेस को ठीक तरीके से डेटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना और उसको प्रेजेंट करने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी कि जो सारी अकाउंटिंग हम करेंगे और आज के बाद हम लोग जो भी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, वो अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसको कलेक्ट करना, उसको गैदर करना, फिर उसको सही ढंग से रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना, इंटरप्रिटेट करना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हुआ। तो ये तो थे आपके सारे बेसिक्स थे बेसिकली। अगर कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को बिज़नेस स्टडीज़ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना, पहले स्टार्टिंग में बेसिकली पहले ही चैप्टर समझ लो बिज़नेस स्टडीज़ का, और इसी तरीके से हम इको का, इकोनॉमिक्स का, तो बेसिक्स देख लेते हैं, बेसिक्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है।